अपना बिहार। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, देश भर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई चल रही है। पीएफआई और एसडीपीआई के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। देश के 13 राज्यों में एक साथ छापेमारी की जा रही है। देश भर में 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई। 300 से ज्यादा अधिकारी इस वक्त छापेमारी के कार्य में लगे हुए हैं और अब तक 100 से 6 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बिहार, केरल, कर्नाटक में ये छापेमारी हुई। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली में भी कार्रवाई जारी है। यूपी, राजस्थान, कर्नाटक में भी एक्शन मोड में एनआईए नजर आ रही है और बिहार में 3 जगहों पर छापेमारी की गई है, जिनमें पूर्णिया, अररिया, औरंगाबाद में छापेमारी की गई। बता दें कि जुलाई में मॉड्यूल का खुलासा किया गया था और इंडिया 2047 डॉक्यूमेंट का भंडाफोड़ हुआ था। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी। फुलवारी शरीफ में छापेमारी के दौरान इस बात का खुलासा किया गया था और गिरफ्तार किए गए 6 संदिग्ध आतंकी को शामिल किया गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, एनआईए की तरफ से देश भर के 13 अलग अलग राज्यों में लगातार छापेमारी की जा रही है। और देखिए, सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता दें, एनआईए और ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। देश के 13 राज्यों में एनआईए की रेड लगातार जारी है और इसी कड़ी में अगर बिहार की बात कर लें तो बिहार के भी कई ठिकानों पर रेड चल रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार के 3 जिलों में ये छापेमारी चल रही है। पूर्णिया, अररिया और औरंगाबाद में छापेमारी चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार से संबंधित पूर्णिया और अररिया और औरंगाबाद जिले में एनआईए की तरफ से रेड लगातार जारी है। और देखिए, पूर्णिया में कल गृह मंत्री अमित शाह रैली को संबोधित करने वाले हैं। उनके कार्यक्रम से पहले पूर्णिया में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। पीएफआई के प्रदेश कार्यालय पर एनआईए की टीम इस वक्त मौजूद है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कुमार प्रवीण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल पूर्णिया आ रहे हैं और गृह मंत्री के पूर्णिया आगमन से ठीक पहले पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रदेश कार्यालय में एनआईए की छापामारी चल रही है। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो है, ये अंदर में पीएफआई का प्रदेश कार्यालय है। यहाँ पे सुबह से ही एनआईए की टीम पहुंची हुई है और अंदर में कागजातों की जांच कर रही है। जानकारी है कि एनआईए के जो एसपी हैं वो भी खुद पहुंचे हुए हैं और टीम के कई सदस्य यहां पर पहुंचे हुए हैं। इस छापामारी को लेकर यहां पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। जो केंद्रीय पुलिस बल है उसकी टीम यहां पर पूरी चौकस मुद्रा में है। अब देखना है कि इस छापामारी में क्या मामला सामने आता है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, हमें ये बताइए कि लगातार सुबह से ही छापेमारी देश भर में चल रही है और बिहार की बात कर लें तो बिहार के भी 3 अलग अलग जिलों में छापेमारी चल रही है। इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ सामने आया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पीएफआई के मॉड्यूल का खुलासा जो है वो बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ से हुई थी और उसके बाद फौरी तौर पे जो है पटना पुलिस ने एक केस दर्ज किया था। बाद में यह केस जो है वो एनआईए ने टेक ओवर किया और उसके बाद से लगातार इस मॉड्यूल पे जो काम करने वाली जो संगठन है पीएफआई, उसके जो विभिन्न ठिकाने हैं, चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत तमाम जो राज्य हैं वहाँ पे ये कार्रवाई जो है वो लगातार देखने को मिल रही थी। और इसी कड़ी में ईडी ने भी संयुक्त रूप से ये कार्रवाई जो है वो शुरू की और आज इसी क्रम में आज सुबह तकरीबन 3 बजे से जो है ये कार्रवाई जो है वो शुरू हुई है। और कार्रवाई बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के पूर्णिया, औरंगाबाद, अररिया और गया और औरंगाबाद का जो बॉर्डर है, सीमा का जो इलाका है, वहाँ पे भी ये कार्रवाई जो है वो जारी है। लगभग 106 ठिकाने हैं जहाँ पे ये कार्रवाई की जा रही है। 100 से अधिक लोग जो हैं वो हिरासत में लिए गए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि लखनऊ से एक बड़ी कामयाबी जो है वो एनआईए के हाथ आई है। वसीम, जो पीएफआई का काफ़ी मजबूत साथी माना जाता था, उसे गिरफ्तार किया गया है। इंदिरा नगर जो इलाका है वहाँ से ये गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली से भी, देश की जो राजधानी दिल्ली है वहाँ से भी कई लोगों को डिटेन किया गया है, हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। बात पूर्णिया की करें तो पूर्णिया में फिलहाल एनआईए के जो बिहार प्रांत के जो एसपी हैं वो वहाँ पे रेड को कंडक्ट कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं और अभी वहाँ से किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं आई है। दस्तावेज जो है उसे खंगाला जा रहा है, चूँकि बिहार का जो मेन कार्यालय है, प्रमुख कार्यालय जो है
वो पूर्णिया है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे भी ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। औरंगाबाद में भी जो ठिकाने हैं वहाँ पे भी ये कार्रवाई चल रही है। तो अमित, हमें ये बताइए कि गृह मंत्रालय की मॉनिटरिंग में ये बता रहे हैं कि जी अमित, हमें ये बताइए कि गृह मंत्रालय की मॉनिटरिंग में ये पूरी कार्रवाई चल रही है और इसके साथ साथ अगर दफ्तरों और कार्यालयों की बात करें, कार्यकर्ताओं के दफ्तरों में, उनके घरों में भी छापेमारी चल रही है, इससे संबंधित और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जो जानकारी है, बड़ी जानकारी हम दर्शकों को बता रहे हैं कि जो वसीम गिरफ्तार हुआ है लखनऊ के इंदिरा नगर से, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसका करीबी जो है वो नूरुद्दीन जंगी हुआ करता था। वो नूरुद्दीन जंगी जिसे लखनऊ से एनआईए ने गिरफ्तार किया था और अभी फिलहाल वो बेऊर जेल में बंद है। तो उससे भी संभवतः एनआईए की जो टीम है जब छापेमारी पूरी करके पटना पहुंचेगी तो यहाँ पे उससे भी पूछताछ आगे की हो सकती है। वसीम जो खुलासा करेगा, उसके जो खुलासे किए गए बातें हैं, उसका मिलान एनआईए जो है वो नूरुद्दीन जंगी से कर सकता है। चूँकि नूरुद्दीन जंगी जो है वो लगातार पीएफआई के जो भी सदस्य गिरफ्तार किए जाते थे, हिरासत में लिए जाते थे, तो उनकी कानूनी जो जिरह है वो नूरुद्दीन जंगी किया करता था और इस बात को उसने स्वीकारा भी था। जब एनआईए ने उसे गिरफ्तार किया था, पटना के एनआईए कोर्ट में जो प्रोड्यूस किया गया था, तो उस समय उसने इस बात को स्वीकारा भी था। तो जाहिर सी बात है कि अब वसीम जो खुलासा करेगा तो उस खुलासे का मिलान, उसके बयानों का एक एक कड़ी जो है वो जोड़ने के कवायद जो है एनआईए की तरफ से होगी। ईडी जो है संयुक्त रूप से बहुत बहुत शुक्रिया अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर ये छापेमारी क्यों हो रही है। पीएफआई और एसडीपीआई पर टेरर फंडिंग के आरोप हैं और टेरर ट्रेनिंग कैंप चलाने के भी आरोप लगाए गए हैं। घातक हथियारों के प्रशिक्षण का भी आरोप है और साथ ही साथ युवाओं को भड़काने का भी आरोप है। तो ये तमाम आरोप ऐसे हैं जिसके मद्देनजर ये कार्रवाई, ये छापेमारी लगातार की जा रही है। आतंक की राह पर युवाओं को धकेलने का आरोप है। पीएफआई संगठन के ऊपर ये तमाम आरोप लगे हैं। लोगों में नफरत फैलाने का आरोप है। और बता दें कि 11 जुलाई को पटना में छापेमारी की गई थी। पटना से फुलवारी शरीफ में ये छापेमारी की गई, जहां पीएफआई के दफ्तर से इंडिया 2047 डॉक्यूमेंट मिला था और इस डॉक्यूमेंट में देश को तोड़ने का प्लान लिखा हुआ मिला। 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने का प्लान भी था और बिहार में 6 लोगों की गिरफ्तारी भी इसके मद्देनजर की गई थी। आपको बता दें कि दफ्तर में पीएफआई के युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही थी। पीएम के कार्यक्रम में इन सभी ने ये योजना बनाई थी, ये साजिश बनाई थी कि कार्यक्रम में इसे गड़बड़ी करनी है। तो ये तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्यों छापेमारी की जा रही है। दरअसल पीएफआई संगठन की तरफ से तमाम ये आरोप लगे उन पर कि युवाओं को वो प्रशिक्षित कर रहे थे, उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहे थे, हथियारों का प्रशिक्षण भी उन्हें दिया जा रहा था। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज शिक्षा विभाग की समीक्षा है और सीएम नीतीश कुमार इसकी समीक्षा करेंगे। शिक्षक बहाली पर चर्चा संभव बताई जा रही है। शिक्षक बहाली पर एक अहम फैसला हो सकता है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षक बहाली को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे और इस समीक्षा में कई अहम फैसले, कई अहम चर्चाएं होनी संभव है, इस बात की चर्चा की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षक बहाली प्रक्रिया से जुड़ी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समीक्षा बैठक करेंगे। तो सीएम नीतीश कुमार आज समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं और शिक्षक बहाली से जुड़ा एक बड़ा अपडेट भी आपको बता दें। शिक्षक बहाली की नई नियमावली तैयार की गई है। बहाली प्रक्रिया से जनप्रतिनिधि बाहर होंगे। मुखिया, प्रमुख जिला परिषद की भूमिका अब खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि पहले इन सभी की भूमिका बेहद अहम थी। मेयर भी बहाली में अब हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने ये प्रस्ताव तैयार कर लिया है और जल्द ही इस पर कैबिनेट की मुहर भी लगेगी। कैबिनेट के फैसले के बाद 7वें चरण में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हो सकेगी। प्रारंभिक स्कूलों में 1 लाख पदों पर बहाली होगी। हाई स्कूलों में 75,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन अहम बात, गौर फरमाने वाली बात यह है कि अब कोई भी जनप्रतिनिधि इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा, चाहे वो वार्ड पार्षद हो, जिला परिषद हो, मुखिया हो, कोई भी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा। उनका किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं रहेगा।
और देखिए, बेगूसराय में कल शाम हुई गोलीबारी करने वाले 5 आरोपी का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। 5 युवक एक दुकान पर खड़े हैं। 5 युवक की पहचान अपराधी तत्व के रूप में की गई है। दरअसल कुछ दिन पहले एक लड़के के साथ इन 5 की कुछ बकझक हुई थी, जिसके बाद इन लोगों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। तो बेगूसराय से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 5 आरोपियों की गोलीबारी कांड का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है। कल 5 ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, यही वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से 5 युवकों ने मिलकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। बताया ये जा रहा है कि दहशत फैलाने की मकसद से इन लोगों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। 13 सितंबर की वारदात को दोहराने की कोशिश इनकी तरफ से की गई और दहशत फैलाने की मकसद से इन लोगों ने गोलीबारी की और फिलहाल इन सभी 5 युवकों पर गोलीबारी के आरोप तो हैं और अब इनका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसके आधार पर 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी के 3 अन्य युवकों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जांच प्रक्रिया में लगातार लगी हुई है। और बिहार की सियासी गलियारों में आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के लिए सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आरजेडी के सीनियर नेता यानी कि शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी सौंपकर नीतीश कुमार को आश्रम वासी बनने की सलाह दे डाली है। शिवानंद के बयान से न सिर्फ जेडीयू बल्कि सहयोगी कांग्रेस भी असहज है। जेडीयू ने तो शिवानंद तिवारी को दूसरा आश्रम ढूंढने तक की सलाह दे दी। लेकिन अब इन सब के बीच सवाल यही उठता है कि क्या आरजेडी को नीतीश के नेतृत्व पर भरोसा ही नहीं? क्या महागठबंधन में सीएम पद के लिए घमासान मचा है? और ऐसे में महागठबंधन की सरकार कितने दिनों तक चल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और देखिए, आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने इशारों ही इशारों में नीतीश कुमार को 2025 में सीएम की कुर्सी छोड़ने की सलाह दे डाली है, जिस पर बिहार की सियासत गर्मा उठी। जेडीयू और कांग्रेस असहज है तो बीजेपी भी हमलावर है। 2025 में मुख्यमंत्री बनवाइए तेजस्वी को, उसके बाद आश्रम खोलिए, हम भी उस आश्रम में आपके साथ जाएंगे। उसको और अभी एक दिन पहले की ही तो बात है, नीतीश कुमार ने तेजस्वी की तरफ इशारा कर युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कही थी। हर चीज में हमको और लोगों को बढ़ाना है, इन लोगों को बढ़ाना है। यहाँ हमको अपने लिए कुछ नहीं है। नीतीश को बयान दिए महज 24 घंटे ही हुए होंगे कि आरजेडी नेता नीतीश कुमार को इशारों में संन्यास लेने की सलाह देने लगे। हम लोग आश्रम खोलेंगे और वही राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए हम लोग जो है इंतजाम करेंगे। तो हम नीतीश जी को कहेंगे कि भाई वो आश्रम खोलने वाला भी याद रखिएगा, 2025 में मुख्यमंत्री बनवाइए तेजस्वी को, उसके बाद आश्रम खोलिए, हम भी उस आश्रम में आपके साथ जाएंगे। उस प्रशिक्षण के कार्य शिवानंद तिवारी ने आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक में भरे मन से नीतीश कुमार को 2025 में सत्ता सौंपने की सलाह दे डाली है। शिवानंद के बयान के बाद जेडीयू और कांग्रेस के नेता असहज महसूस करने लगे हैं। नीतीश जी की राजनीति में देश में जो भूमिका है वह कल भी महत्वपूर्ण है, रही है और आज भी महत्वपूर्ण है और आगे भी नीतीश जी की देश की राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। लेकिन अभी मेरी समझ से बिहार को जरूरत है नीतीश कुमार के नेतृत्व की, इसलिए वो अभी संन्यास लेने की बात नीतीश कुमार जी कैसे कर सकते हैं। शिवानंद तिवारी के बयान के बाद सुशील मोदी की उस बात को बल मिलता है जिसमें सुशील कुमार मोदी बार बार नीतीश कुमार को ये आगाह करते रहे हैं कि नीतीश जी पीएम पद का सपना छोड़िए, सीएम की कुर्सी और अपनी पार्टी जेडीयू की चिंता करिए। अब
जो बात आरजेडी के लोग कर रहे हैं, देखिए इनकी जल्दीबाजी है। आरजेडी के लोग ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी नीतीश कुमार गद्दी छोड़े, संन्यास ले और आश्रम खोल दे और वो तेजस्वी यादव के लिए जगह पक्की कर दे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से आरजेडी के कई नेता ये बयान देते रहते हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने की कोई जल्दी नहीं है। सवाल है कि अगर जल्दी नहीं है तो फिर शिवानंद तिवारी ने ऐसी सलाह क्यों दी? क्यों शिवानंद तिवारी ने इशारों में नीतीश कुमार को संन्यास लेने की सलाह दी? क्या शिवानंद तिवारी के बयान के पीछे आरजेडी का गुप्त एजेंडा काम कर रहा है? न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और वहीं शिवानंद तिवारी के बयान पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष यानी कि उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया है कि नीतीश कुमार जी अभी आश्रम नहीं खोलने वाले हैं। करोड़ों देशवासियों की दुआएं उनके साथ है, जो चाहते हैं कि नीतीश जी सत्ता के शिखर पर रहते हुए बिहार वासियों के साथ साथ देशवासियों की सेवा करते रहें। मुझको लगता है यदि आपको जरूरत है तो कोई और आश्रम की तलाश कर लेनी चाहिए। ये कहना है उपेंद्र कुशवाहा का, जो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उन्होंने शिवानंद तिवारी के बयान पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया है। और नीतीश कुमार को लेकर दिए गए शिवानंद तिवारी के बयान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री यानी कि नित्यानंद राय ने कहा कि जिस दिन नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन किया उसी दिन नीतीश कुमार और जेडीयू समाप्त हो गए थे। शिवानंद तिवारी वही बात कर रहे हैं जो सोच आरजेडी की और तेजस्वी की है। जिस दिन नीतीश जी आरजेडी के साथ गठबंधन किए उसी दिन श्रीमान नीतीश जी की राजनीति समाप्त हो गई और जदयू भी समाप्त हो गई। और शिवानंद जी वही बात कर रहे हैं जो जदयू की सोच है, तेजस्वी जी की सोच है। अब निश्चित रूप से नीतीश जी को भी समझ में यह बात आ रही होगी। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री कल पूर्णिया आ रहे हैं और कल अमित शाह पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में एक सभा को संबोधित करेंगे। आइए जानते हैं पूर्णिया के लोग अमित शाह से क्या सुनना चाहते हैं। मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी रैली करने की तैयारी में है और कल लगभग 11 बजे के आसपास वो यहाँ पर पहुंचेंगे और एक बड़ी रैली का आयोजन भाजपा की तरफ से किया जा रहा है और जबरदस्त तैयारी की जा रही है। और माना जा रहा है कि यहाँ से लोकसभा चुनाव की तैयारी भाजपा शुरू कर देगी और खासकर बिहार के लिए उनकी रणनीति क्या है इस बारे में भी अमित शाह बोल सकते हैं। लेकिन ये जानना बेहद दिलचस्प है कि पूर्णिया के लोग अमित शाह के रैली से क्या उम्मीद रखते हैं और क्या कुछ सुनना चाहते हैं। आप अमित शाह के रैली से क्या सुनना चाहते हैं, उनसे क्या सुनना चाहते हैं? मेरा तो एक अंतरात्मा का सोच है और सपना है कि मैं अपने अंतकाल से पहले भारत को अखंड भारत के रूप में देखना चाहता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मैं अखंड भारत को देख के अपना प्राण ताकूं। मैं तो बस यही चाहता हूँ, जो अभी बातें चल रही थी लोगों के बीच कि केंद्र शासित राज्य हो सकता है, कोसी सीमांचल और बंगाल को कुछ मिला के, मैं उनसे यही अपेक्षा रखता हूँ कि उसको किया जाए, क्योंकि ये बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका है कोसी सीमांचल, और पिछड़ा इलाका होने के कारण अगर ये केंद्र शासित राज्य होता है तो हमें बहुत सारा लाभ होगा। मैं उनसे यही अपेक्षा रखता हूं कि वो केंद्र शासित राज्य की ओर अग्रसर। ये जो पूर्णिया का इलाका है ये मतलब कोसी सीमांचल का इलाका है और इस कारण काफी महत्वपूर्ण केंद्र है और पूर्णिया जो है करीब करीब 3 देशों के सीमा से जुड़ा हुआ एक प्रमंडलीय मतलब शहर है। और यहाँ अगर अमित शाह जी जो भारत के गृह मंत्री हैं वो अगर आ रहे हैं तो इससे हम लोग को आशा है कि इस क्षेत्र के लोगों को काफी बड़ा सौगात मतलब दे करके जाएंगे। मेरा भारत आगे बढ़े और मेरा भारत नंबर 1 में आए और बिहार मेरा पिछड़ा राज्य जो है वो भी थोड़ा आगे बढ़े। अच्छा, आप बिहार को आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब यही सुनना चाहते हैं कि अमित शाह इस पर कुछ बोले। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, आप क्या सुनना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि पूर्णिया एक ऐसा जिला है जो कि अंतिम जिला बिहार और भारत का, यहाँ पर विकास का गति नहीं है, इसलिए ना कोई बाहर आने जाने का ना ट्रेन का सुविधा है ना एरोप्लेन का सुविधा है कुछ नहीं है, एकदम पिछड़ा हुआ है। आज से 20-25 साल भाजपा का राज हुआ, यहाँ कुछ विकास ही नहीं हुआ। अमित शाह के दौरे के पहले पूर्णिया के लोग क्या चाहते हैं ये जानने की हमने कोशिश की और उसमें कई तरह की बातें सामने आई, रोजगार से लेके, अपराध से लेके, भ्रष्टाचार से लेके, इसके अलावा इस इलाके का कैसे विकास हो और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात कि राष्ट्रवाद की बात भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जुबानी पूर्णिया के लोग सुनना चाहते हैं।
कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पूर्णिया। और आइए अब जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 1955 में ब्रिटेन में टेलीविजन के व्यवसायीकरण की शुरुआत हुई थी। हर घंटे 6 मिनट के विज्ञापन को मंजूरी मिली थी। हालांकि रविवार की सुबह को विज्ञापन के प्रसारण की अनुमति नहीं दी गई थी। और आज के दिन बीबीसी की प्रतिद्वंदी के रूप में ITV की शुरुआत हुई थी, जो अपने संचालन के लिए पूर्ण रूप से विज्ञापनों पर निर्भर था। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।